अभी आप लाहौर में मुकीम हैं, कोयटा और लाहौर में क्या फ़र्क है? कोयटा में और लाहौर में बहुत फ़र्क है बड़ा डोमिनेंट किस्म का लाहौर का अपना एक कैरेक्टर है, जिसमें लाहौर की लेगेसी है, जिसमें लाहौर का ऑरा है, जिसमें लाहौर की हिस्ट्री है। इस लाहौर ने कोई आपको ऐसे कोई थपेड़े तो नहीं दिए कि जनाब पैसे नहीं है जेब में, या गुजारा नहीं हो पा रहा, या कोई काम नहीं मिल रहा? लाहौर में मुझे अब पता नहीं ये मेरी किस्मत है ये क्या है, मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ मुझे जो लोग मिले वो मेजॉरिटी खुद बहुत खुश खुराक रहे हैं। फरीजाद का किरदार बड़ा शानदार, और उसमें आपको एक शायर का किरदार था आपका। किसने ऑफर किया और इसकी आपने कितनी फीस ली आपने इस किरदार की? फीस तो रहने ही दें। जो इस प्रोजेक्ट के एडी एसोसिएट डायरेक्टर थे जाहिद, वो किसी ज़माने से ना मेरी वीडियोस देख रहे थे, सो इसने बेसिकली मुझे रेकमेंड कर दिया था। तो वो एक्टिंग मैंने थोड़ी बहुत की थी, लेकिन मैं अपने आप को ना उस तरीके से कंसीडर नहीं करता। एक और प्रोजेक्ट जो स्टैंड अप गर्ल के नाम से, बड़ा ही शानदार आपका रोल था और आप उसके लिखारी भी थे, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्पेशली द ग्रेट काशिफ निसार साहब उसके डायरेक्टर थे, फिर सुहेल अहमद जैसी कास्ट। मेरे लिए तो उस वक्त यही बहुत था कि सुहेल साहब मेरे जुमले पढ़ेंगे। एक इतने बड़े कमेडियन को, एक इतने बड़े परफॉर्मर को आप स्क्रिप्ट लिख के दें और वो आपका स्क्रिप्ट पढ़े। अभी बातें चल रही हैं कि आईनी तरमीम नहीं आ रही है, 28वीं आईनी तरमीम, और उसमें जो एक बेसिक उसका पॉइंट है अमेंडमेंट का, कि वो ये कह रहे हैं जी कि 25 साल की उम्र तक आप वोट कास्ट कर सकेंगे, 18 साल की उम्र का अब लड़का वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। मैं तो कहूँगा कि आप एक काम करें ना, आर्मी में शमूलियत की एज भी 25 करते हैं। 18 का बच्चा क्यों उठा लेते हैं? छोटा सा ज़हन होता है उसको फौज में भी नहीं जाना चाहिए, उसको बैचलर्स भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ना 20-21 में आके CSS करके 22-23 में तो वो CSS एक असिस्टेंट कमिश्नर भी बन जाता है। तो एज लिमिट अगर सिर्फ वोटर की ही क्यों आगे लेके जा रहे हैं? हम भी एक सौदागर हैं बाज़ार इश्क में, जो दिल की दुकान पर ख्वाबों का सौदा करते हैं। उम्र की मुशक्कत में कोई ऐसा ना मिल सका जो वफा का गाहक हो। वाह! चाहे नकद ना सही उधार पे ही ले जाए, एक ख्वाब के एवज एक ख्वाब ही दे जाए। क्या बात, बहुत खूबसूरत। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अदील अफजल, जिन्हें लोग मुख्तलिफ हवालों से, जैसे मारूफ अदाकार, शायर, राइटर, सोशल मीडिया तबसरा-निगार के तौर पर जानते हैं, लेकिन आपकी अपनी नज़र में अदील अफजल असल में हैं कौन? असल में असल में आम इंसान है, और एक ऐसा इंसान जिसको कहानियों से, किरदारों से दिलचस्पी है। तो मुझे आसपास कहानियाँ नज़र आती रहती हैं, आसपास किरदार भी बड़े इंटरेस्टिंग नज़र आते रहते हैं, तो उन्हीं की कहानियाँ सुना लेता हूँ। और मीडियम बदलता रहता है, कभी बराह रास्त कहानी सुना देते हैं, कभी वो कहानी तबसरे का या तज्ज़िये का रूप इख्तियार कर लेती है, और कभी वो किसी ड्रामे का। शायरी का पैराया जो है वो बहुत ही कम, मतलब मैंने बहुत ही कम शेर कहे होंगे और चंद नज़में कही होंगी। तो शायरी में उस तरीके से नहीं, लेकिन मशहूर ज़्यादा मैं ऐसे ही हूँ कि शायद मैं शायर हूँ और मैं जहाँ बैठूंगा वहाँ कोई ना कोई शेर तो ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन पढ़ी है, हाँ शायरी पढ़ी बहुत है, और इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा नसर में है। तो बस कहानियाँ सुनाते हैं, किस्सा गो हूँ मैं तो। अपना तारुफ अब बस बहैसियत किस्सा गो ही करता हूँ कि मैं एक आम शख्स हूँ जो किस्से सुनाता है। बिल्कुल ठीक है। बचपन आपका कैसा था? शरारती बच्चे थे? बहन भाइयों के साथ कैसे थे? और कहाँ गुजरा बचपन आपका? बचपन और सारी जवानी जो है वो कोयटा में गुजरी है, वहीं पैदा हुआ था, वहीं स्कूल गया, और इनिशियली पैम्पर्ड चाइल्ड था। 3 बहनों का भाई था, तो थोड़ा सा लाडला भी था, और कोई ख़ास सख्ती भी नहीं किसी ने की। पढ़ाई में अच्छा था, डिसेंट पास हो जाया करता था सही नंबर लेके, इतनी मेहनत भी नहीं करता था और पास भी अच्छे नंबरों के साथ हो जाता था। पोजीशंस वगैरह नहीं आती थी, बट लाइक बेहतर बच्चा था। सो इस वजह से भी कोई उस तरीके की कोई वो नहीं थे, और शरारतें नहीं करता था मैं, उस तरह का बच्चा बिल्कुल भी नहीं था। जब तक छोटा बच्चा था तो तब तक तो वही वाली बात है कि काफ़ी बिहेव करना और ये वो सारी चीज़ें थी।
लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर होता है जब आप मिडिल हाई क्लासेस में जाते हो, और फिर सारे ऑल बॉयज़ स्कूल हैं, और फिर कोयटा में डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, डिफरेंट एरियाज़ के लोग आते हैं एक ही जगह पे। तो जो ओवरऑल पर्सनैलिटी बनी है वो मैं यही कहूँगा कि उसमें हाँ, फैमिली इन्वायरमेंट का और दोस्तों का, और उसके बाद जो मेरा शहर है उसने जिस किस्म की उसकी एक वाइब थी, उसका एक माहौल था, सो उससे सारी पर्सनैलिटी बनी। मतलब मैं ये कोयटा के बारे में अक्सर ये कहता भी था कि वहीं बोलना भी सीखा था और वहीं पहले सुनने वाले भी मिले थे। तो सब कुछ जो है वो उसके ही नकूश हैं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर मेजरली, और अभी तक उनको बस कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो शख्सियत में स्पेशली आपका जो कह लें कि लफ्ज़ होता है गेटअप, वो गेटअप आपका, ये लंबी बियर्ड और पीछे पोनी और ये वो, ये क्या कोई मोहब्बत में कभी धोखा मिला है या किसी ने कहा कि आपको ये सूट करेगी, ये रख लें? नहीं, बाल तो खैर वो मोहब्बत से पहले ही मुझे लंबे रखने का शौक था, तो बाल तकरीबन मैंने अपनी सारी जिंदगी लंबे रखे हैं। वो होता ही है कि लंबे करता हूँ, फिर कटवाता हूँ, फिर 2-4 महीने होश नहीं रहता बाल कटवाने का, वो इतनी देर में दोबारा लंबे हो जाते हैं। तो फिर जब लंबे हो जाते हैं फिर मेरा दोबारा कटवाने का दिल नहीं करता, फिर 2-2.5 साल इस तरह गुजर जाते हैं। तो मेजरली बाल तो हमेशा लंबे रहे। दाढ़ी जो है उसको भी अब तकरीबन हो गए हैं आई थिंक अगर 20 साल से, तो उससे पहले भी रखते थे, लेकिन वो ज़रा कभी रखी, कभी कटवाई, कभी फ्रेंच ट्राई कर ली, कभी मूछें रख ली, बट इट्स मोर देन 20 ईयर्स के उसके बाद फिर दाढ़ी रखी है। तो बीच में काम वगैरह की उसमें 1-2 दफ़ा कटवाई है, बट आई फील बेटर। अब मुझे ये कहा भी गया कि हाँ दाढ़ी सूट करती है, अच्छी लगती है। शुरू में ये भी था कि अच्छा, चूंकि इस फील्ड में ना आमतौर पे हम लोग हर चीज़ को बहुत ज़ाहिरी अपीयरेंस के साथ लोगों को जज करते हैं। तो मैं जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम गया हूँ, जब पहला PSL का मैच हुआ था, तो मेरे साथ जो वो 3 लड़के थे वो ज़रा मम्मी डैडी से थे, किसी ने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, कोई ऐसे ट्राउज़र में, और मैं भी उसी तरीके से ही जा रहा हूँ उनके साथ। मुझे रोक लिया गेट पे, उन्होंने कहा है ना हाफिज़ साहब आप किधर जा रहे हैं? तो वो एक सर्टेन हमारा है कि हम ज़ाहिरी गेटअप के साथ ही किसी को भी जज करते हैं। तो वो भी शुरू में लोग अक्सर ये कहा करते थे, या एक छोटा मोटा देखने में मिलता है अच्छा कि दाढ़ी की वजह से शायद लोगों को लगता है कि आपके एक सर्टेन ख्यालात होंगे या एक सर्टेन पर्सनैलिटी होगी, लेकिन जब वो बात करते हैं, सुनते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है, वो थोड़ा सा हैरान होते हैं। और मुझे लगता यही है कि हाँ, मतलब एक तो गेटअप से जज नहीं करना चाहिए किसी को, बट ऑन दी अदर हैंड गेटअप से इंसान जज होता भी है। जी। मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगती है कि हाँ, अगर मैंने दाढ़ी रखी है या बाल रखे हैं, और जैसे आपने पूछा या कोई भी पूछता है, तो बंदा कहता है हाँ मुझे अच्छा लगता है। मैं इसी के साथ जॉब्स भी, मतलब इन्हीं हुलिये में कॉर्पोरेट जॉब्स भी करता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भी जाता रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ, और जितने फियर हमने बिल्ड किए होते हैं कि नहीं ऐसी दाढ़ी रख लोगे या ऐसे बाल रख लोगे या ऐसे कपड़े पहन लोगे तो पता नहीं सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाओगे, ये जो फियर्स है ना, मुझे लगता है, और ये जो फिर हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी भी पैदा करती है। अगर मेरी अपनी बॉडी के ऊपर ही चॉइस नहीं है, अपनी मैं जो अपनी पर्सनल लुक है वो ही नहीं कर सकता, तो मैं बाकी डिसीजंस क्या ही करूँगा। बिल्कुल ठीक है। अभी आप लाहौर में मुकीम हैं, कोयटा और लाहौर में क्या फ़र्क है? कोयटा में और लाहौर में बहुत फ़र्क है। लाहौर में हो गए अब 15 साल तकरीबन, 2010 में मैं आया था, और अगेन देखें इसमें ये है ना कि जो लाहौर है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक बहुत अरसे से रख रहा है, और बड़ा डोमिनेंट किस्म का लाहौर का अपना एक कैरेक्टर है, जिसमें लाहौर की लेगेसी है, जिसमें लाहौर का ऑरा है, जिसमें लाहौर की हिस्ट्री है, जिसमें लाहौर की वाइब्रेंस है, लाहौर की टॉलरेंस है, लाहौर की रौनक है। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें आमतौर पे गिनवा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे फील होता है कि लाहौर खुद इटसेल्फ इतना डोमिनेंट है कि उसके अंदर जो बहुत सारी कहानियाँ और किरदार हैं वो दब जाते हैं, वो उस तरीके से सामने ही नहीं आ पाते। बट अगेन जैसे कोयटा, अब तो खैर कोयटा भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया, बड़ा हो गया, बट जिस तरह का शहर हमने देखा हुआ है कि एक छोटा शहर होना और कम्युनिटी का एक दूसरे को जानना
और पूरे शहर में आपको ऐसे फिरते हुए महसूस होना कि मतलब आप किसी भी चौराहे पे खड़े होके, हम जैसे जवानी में सिगरेट पीते हुए डरते थे कि कोई ना कोई तो जानने वाला होगा, मेरा नहीं होगा तो वालिद का होगा, वालिद का नहीं होगा तो चाचू का होगा, किसी बड़े कजन का होगा, और वो ये नहीं देखेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और कि वो डांट देगा। जी जी। तो वो जो चीज़ थी कोयटा की, वो जाहिर है कि वो एक स्मॉल टाउन में ही आती है। वेदर वाइज कोयटा बहुत अच्छा था, अभी भी कंपैरेटिवली अच्छा ही है। वहाँ ठंड भी होती है, लेकिन ये है कि गर्मियाँ बहुत वो होती थी। लाहौर में इस समर्स मेरे लिए काफ़ी पेनफुल टाइम होता है इसको गुजारना। लेकिन हाँ, लाहौर समहाउ आपको ना एक फर्टाइल उसकी एक वाइब है कि अगर आपके अंदर कोई पैशन है या आपके पास कोई ड्रीम है और तो अपॉर्चुनिटीज पूरी मिलेंगी, आप किस्मत भी आपकी अगर अच्छी है और आप हैं थोड़े से स्मार्ट, तो लाहौर ने 1 2 4 100 नहीं, लाहौर ने हजारों लोगों को जो है ना उनके ख्वाब जो है ना उनकी तकमील की है। आप जब इस फील्ड में आए तो नॉर्मली जो लोग स्ट्रगल करते हैं स्पेशली शोबिज़ की लाइन में या शोबिज़ की दुनिया में, तो इस लाहौर ने कोई आपको ऐसे कोई थपेड़े तो नहीं दिए कि जनाब पैसे नहीं है जेब में, या गुजारा नहीं हो पा रहा, या कोई काम नहीं मिल रहा, और कोई अप्रोच नहीं है, कोई ऐसी पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो कैसे वो कैसे दिन गुजरे आपके? मुझे लगता है कि एक तो स्ट्रगल के बारे में तब मुझे लगता है कि मैं बात करूं जब स्ट्रगल खत्म हो गई हो। अभी कंटिन्यू अभी तक तो चल रही है। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये है कि हाँ, ये जो मुश्किलात होती है ना, जैसे पैसे ना होना, मुश्किल होना, अप्रोच ना होना, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे इनके ऊपर ना बात करते हुए इसलिए बड़ा अजीब लगता है। मैंने 2010 में जब मैं NCA में आया और मैं यहाँ पढ़ रहा था, तो मैंने ना एक ऐसे लिखा था। हमारे कॉलेज की बिल्कुल दीवार के साथ एक बच्चा था, वो मकई बना के बेचता था और अक्सर कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ निकल के उससे मकई खरीदते थे। तो मैंने उससे पूछा, तो वो बाजोड़ से आया था, 8-9 साल उसकी उम्र थी। तो मैंने उसके ऊपर एक ऐसे लिखा था कि मैं और वो तकरीबन सेम कंपटीशन में है। ठीक है। वो भी घर छोड़ कर आया, मैं भी घर छोड़ के आया हूँ। उसको भी यहाँ एक नए कल्चर के साथ, एक नई एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव करना है, मुझे भी करना है। उसको भी माशी मसाइल है, मुझे भी माशी मसाइल है। तो अगर एक 8 साल का बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है और मुस्कुरा रहा है इस शहर में, तो मुझे अपने कुछ ज्यादा रोने या एक कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं कि ओह बहुत मुश्किल लाइफ गुजारी। आई सी द अदर साइड। द अदर साइड इज के लाहौर में मुझे, अब पता नहीं ये मेरी किस्मत है या क्या है, मैं जहां भी गया हूं वहां मुझे जो लोग मिले वो मेजॉरिटी खुद बहुत खुश खुराक रहे हैं। जर्नलिज्म में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा खुश खुराक ना हो तो मैं थोड़े अरसे उसके साथ जो है ना वो फिर शायद चल भी ना पाऊं। सो खाना पीना हो गया, ये दोस्ती यारी हो गई, यही आपको चाहिए होती है ना किसी शहर में रहने के लिए। तो लाहौर ने दोस्त भी दिए, लाहौर ने अपॉर्चुनिटीज भी दी। हाँ, मैं ये अगेन वही वाली बात है कि जो स्ट्रगल मैंने लाहौर में की है शायद मुझे कोयटा में किसी और तरीके की करनी पड़ती। तो वो स्ट्रगल का पार्ट बहुत लवली था। मतलब उसमें अब अगेन मैं बहुत ज्यादा मुश्किलों को के बैठ के ऐसे था तो वैसे था, वो ऑफ कोर्स टाइम मुझसे ज्यादा सख्त टाइम में मैंने लोगों को देखा है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके बेहतरीन 3 दोस्त जो अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रहे हैं, तो वो कौन से? अच्छा, बहुत से दोस्त अच्छे बुरे वक्त में साथ रहे, क्योंकि हमारा ना, लेकिन अगर हम कहें जी कोई 3 बताए, मैंने किसी एक का नहीं कहा, 3 का पूछा, अगर कोई 3 हो तो वो कौन से? बहुत मुश्किल हो जाएगा अलग अलग लिहाज से ना उनको देखना, बट अगर तो कोयटा से मैं कहूँ तो कोयटा से तो बहुत लंबी लाइन है, लेकिन 2 मेरे ऐसे दोस्त थे, जो एक मेरे साथ यहाँ लाहौर में भी था, मेरे से पहले वो यहाँ आ गया था तो मैं उसके साथ रहता भी था। और क्योंकि जब मुझे अवार्ड मिला था तो मैंने अपने 2 दोस्तों को वो डेडिकेट किया था, एक का नाम आज़म और एक ज़िया। तो ये मेरे दोनों पश्तून दोस्त हैं। एक का ताल्लुक सवात से था और एक कोयटा से। सो इनकी बहुत सपोर्ट साथ रही है। सपोर्ट से मुराद ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जो आर्टिस्ट है ना, उसके लिए जो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो ये होती है कि जिन दिनों वो मशहूर नहीं होता या जिन दिनों वो अभी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, इब्तदाई सफ़र है, उस वक्त जो लोग उसमें बिलीव कर रहे होते हैं, उस वक्त जो उसके आइडिया को सराह रहे होते हैं, उस वक्त जो उसकी कहानी को सुन रहे होते हैं और उसको ये कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं कि नहीं तेरे में कुछ है, वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं।
सो दो तो वो हैं जिनको मैं पब्लिकली भी कर चुका हूँ। इसके अलावा लाहौर में एक हमारा बहुत सारे दोस्त बने, लेकिन एक हमारा दोस्त था मियाँ आकिफ, वो भी पाकिस्तान से चले गए, बट जब तक यहाँ थे तो बहुत रौनक थी और ही वाज ऑलवेज देयर फॉर अस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दिल साहब, शोबिज की दुनिया ज्वाइन कर ली और एक बहुत बड़ा हिट ड्रामा बना आपका परीज़ाद, और परीज़ाद का किरदार बड़ा शानदार, और उसमें आपको एक शायर का किरदार था आपका। किसने ऑफ़र किया और इसकी आपने कितनी फ़ीस ली आपने इस किरदार की? फीस तो रहने ही दें। ये ऐसे हुआ था कि परीज़ाद जिन दिनों बन रहा था वो पोस्ट कोविड टाइम था, अभी कोविड पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। तो हम लोग भी बस वैसे ही छुट्टियां करके बैठे हुए थे, काम धंधे सारे रुके हुए थे और फ्रीलांसिंग चल रही थी। तो वो इस दरमियान में बस अचानक से आउट ऑफ नोवेयर जो इस प्रोजेक्ट के एडी एसोसिएट डायरेक्टर थे जाहिद, वो किसी ज़माने से ना मेरी वीडियोस देख रहे थे, जो मोस्टली छत के ऊपर होती थी और मैं उनमें अपना सोशो पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहा होता था, और वो लेफ्ट का होता था। तो वो ये जो एडी था जाहिद, ये खुद लेफ्ट की पॉलिटिक्स से इंस्पायर था। सो इसने बेसिकली मुझे रेकमेंड कर दिया था, और मेरी आखिरी दिन तक इनसे ये बात चल रही थी कि आप लोगों ने मेरी एक्टिंग नहीं देखी हुई, आप मुझे मतलब सोच लें, ऑडिशन ले लें, अभी भी आप मुझे इस्लामाबाद बुला रहे हैं। हाँ। सब कुछ हो गया वह, बट उनका कहना ये था कि नहीं हमने आपकी वीडियोस देखी और हमें लग रहा है कि इस रोल के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं जब गया था तो मैंने बहुत ही इस नीयत से ये ड्रामा किया था कि अच्छा अगर मुझे कल को टीवी करना है तो मैं थोड़ा सा टीवी को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, टीवी की इंटरटेनमेंट साइड के डायनेमिक्स देख लेता हूँ। इससे पहले सरमद के प्ले में मैं ऑलरेडी अपेयर हो चुका था, एयरवाई से उसका प्ले चला था आखिरी स्टेशन। जी। सो उसकी एक एपिसोड में मैं आया था। जिंदगी तमाशा भी कर चुका था, वो भी सरमद के साथ ही। जी। सो वो एक्टिंग मैंने थोड़ी बहुत की थी, लेकिन मैं अपने आप को ना उस तरीके से कंसीडर नहीं करता कि मैं एक अच्छे आर्टिस्ट हाँ उस तरह का एक्टर हूँ और मैं एक्टिंग को परसू करूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसी मैं दूसरों के ही कॉन्फिडेंस पे हमेशा एक्ट कर पाया हूँ। मतलब सरमद ने कहा है कि भाई तुमसे हो जाएगा, तो मैंने कर लिया। परीज़ाद में भी यही था कि उन्होंने कहा नहीं हमें कोई मसला नहीं, आप कर लें। तो ये मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ड्रामा इतना हिट होगा। इनफैक्ट जब ये इसके शूट के दरमियान में भी मैं बहुत कैजुअली काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा भी, उन्होंने कहा आपको पता नहीं है ये स्क्रिप्ट जब किसी के पास गया है पढ़ने के लिए तो उन्होंने ये ज़रूर पूछा है कि ये कैरेक्टर कौन कर रहा है, ये कैरेक्टर कौन कर रहा है, आपको तो वैसे ही मिल गया, आप जो है ना बहुत ही कैजुअली इसको ले रहे हैं। सो वो लोगों को अच्छा लग गया। आई थिंक कुछ तो ऑब्वियसली ड्रामा और उसकी कहानी उसकी ख़ास बात है, बाकी बस वो ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत सोचा, बहुत एफर्ट की। हाँ एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है कोयटा में, फारिस, वो वन ऑफ दी वो वाला शायर है कि जब हम नए शायरी पढ़ रहे थे तो वो शेर कहा करता था, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। तो उसको मैंने देखा हुआ था। और भी शायर जिंदगी में देखे, लेकिन वो जाहिर है कि जब आपका कोई दोस्त शायर होता है तो आपने उसको एक खास तरीके से देखा होता है। तो जब मैं गया भी था तो मैंने उनसे यही डिस्कस किया था कि मैं इस कैरेक्टर को ना उसकी तरह उसकी टोन में करूंगा, क्योंकि वो बहुत रूथलेस तरीके से बात किया करता था। मतलब सख्त से सख्त बात भी ना बहुत आराम से आप कह देते हैं, और अक्सर औकात आप सीरियस भी नहीं ले रहे होते अगले के मसले को, आप तंज करके, एक स्टाइल होता है। तो वो कैरेक्टर भी कुछ इसी तरीके का लिखा हुआ था। जब मेरे सामने उसका पहला सीन आया था कि वो परीज़ाद जो है वो खुदकुशी कर रहा है और ये उसको खुदकुशी से बचा रहा है, और बचाने के लिए भी ये उसको कोई उस तरह मोटिवेट नहीं कर रहा, वो ऐसे कह रहा है कि तुम मर जाओगे, फिर मेरी नींद खराब हो जाएगी। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अपने दोस्त में देखी हुई थी कि वो किस तरीके से हमारे साथ बात किया करता था, मैं कैसे हैंडल करता था। बट अगेन वो वही है कि बस अल्लाह की मेहरबानी है, किस्मत अच्छी थी, चल पड़ी। एक और प्रोजेक्ट जो स्टैंड अप गर्ल के नाम से, बड़ा ही शानदार आपका रोल था और आप उसके लिखारी भी थे, को राइटर थे आप, अवैस अहमद। और आप अवैस अहमद भी वैसे आप जैसे दिखते हैं गेटअप में, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्पेशली द ग्रेट काशिफ निसार साहब उसके डायरेक्टर थे, फिर सुहेल अहमद जैसी कास्ट, ज़ारा नूर अब्बास और बाकी लोग। कैसा रहा एक्सपीरियंस स्टैंड अप गर्ल का? स्टैंड अप गर्ल का बहुत मज़े का रहा। एक तो ये है कि वो इस स्केल का कोई पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने लिखा, और दूसरा ये था कि उसका
प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब अवैज भाई ने बेसिकली इसका आइडिया वगैरह सारा बना के, कैरेक्टर्स निकाल के, कहानी एंड अप्रूवल, जब सब कुछ हो गया और पता चला कि ये प्ले बस अब बनना है और हमारे पास टाइम भी कोई 2-2.5 महीने हैं और हम इसको शूट पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनिशियली ये रमज़ान के लिए प्ले होना था। जी जी। सो टाइम बहुत कम था और फौरन इसका शूट स्टार्ट हो गया था सर्दियों में। सो बस मुझे अवैज भाई ने कॉल किया, अवैज भाई कहानी तकरीबन बना चुके थे। अवैज भाई ने मुझे कॉल की, अवैज भाई ने कहा कि आप आएंगे और आपने लिखना है तो हम ये कर पाएंगे हम दोनों को थोड़ा, क्योंकि टाइम कम है। तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा अवैज भाई का। फिर काशिफ भाई के साथ इसी प्रोजेक्ट पे मुलाकात हुई। काशिफ भाई से उससे पहले मेरी मुलाकात अवार्ड्स पे हो चुकी थी, हमारी हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन ज़रूर हुई थी कि अच्छा मिलेंगे, कुछ करेंगे। तो फिर जब इस प्रोजेक्ट पे आना हुआ, फिर मेरा फिर रूटीन बन गई। मैं रोज़ ही ऑलमोस्ट काशिफ भाई के साथ जाता था और वापस भी इकट्ठे आता था। तो हम जाते हुए भी कहानी और कैरेक्टर्स और आने वाली सिचुएशंस डिस्कस करते रहते थे, या मुख्तलिफ और हवालों से बातें होती रहती थी। फिर ऑन सेट ऑब्वियसली सोहेल अहमद इज़ one of the legends we are lucky to have right now, a great performer। तो मेरे लिए तो उस वक्त यही बहुत था कि सुहेल साहब मेरे जुमले पढ़ेंगे। एक इतने बड़े कमेडियन को, एक इतने बड़े परफॉर्मर को आप स्क्रिप्ट लिख के दें और वो आपका स्क्रिप्ट पढ़े, तो ये वैसे ही थोड़ी, जिसको आपने खुद सारी जिंदगी एडमायर किया और ये थोड़ा सा जी जी ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो मुझे वो चीज़ थी कि पता नहीं अब मतलब कोई बुरा लगेगा उन्हें या कोई मजा नहीं आया या उन्होंने कह दिया यार है फिक्की सी, तो बंदा क्या करेगा। तो वो हमारा ना एक एक्स्ट्रा ऑब्वियसली कंसर्न, फोकस एंड एफर्ट था कि बहुत अच्छी चीज लिखनी। बट जब वो कास्ट बनी और वो जब वो शूट स्टार्ट हुआ, तो वो जिस तरीके से उसमें जो टीपू बाई का कैरेक्टर था, जिस तरीके से साकिब ने किया, तमकिनत जो है वो फिर वो काशिफ साहब ने तमकिनत को कास्ट करना ही था, लेकिन फिर हमने सारा वो एक फन क्रिएट करके कि अच्छा चलो मेरा कैरेक्टर लेके के मिर्जा का शायरी और तमकिनत का और इनका लव ट्रैक बनाएंगे। ये सारी शरारतें जो है ना, हमें वो बाद में वक्त के साथ साथ सूझ रही थी कि अच्छा इस कहानी में अब और क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब लोग इकट्ठे हो गए थे ना, साद अजहर और माहिरा, लाइक एवरीवन वाज परफेक्ट इन देयर रोल। फराह तुफैल वाज अमेजिंग। मैंने फराह के साथ आखिरी स्टेशन में भी काम किया था और फिर जब इसमें भी। सो ये परफॉर्मर सारे बहुत अच्छे थे और सुबह से लेके शाम तक बस सेट के ऊपर कॉमेडी चल रही होती थी, जिसका ज्यादातर निशाना मैं बन रहा होता था। बट मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि उससे लिखने के लिए भी आपको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो उसमें आई थिंक लर्निंग बहुत अच्छी रही, लिखने का बहुत मजा आया। और प्लस ये है कि मैंने और अवैज भाई ने, मैं और अवैज भाई भी एक दूसरे को ना कोई इस प्रोजेक्ट से पहले कोई 6-7 साल से जानते हैं और हम बहुत अरसे से कुछ करना चाह रहे थे, हो नहीं रहा था। तो वो एक ऐसी चीज बनी कि वो हम दोनों ने मिल के किया, वो एक को राइटिंग का प्रोजेक्ट बना। और ज्यादा खुशी की बात है कि फिर काशिफ भाई की तरफ से एक बहुत फ्रीडम था हमें कि हम उसको जिस तरीके का सोच रहे थे ना कि इसको किस टेंजेंट पे खींचेंगे, इसमें किस लेवल की कॉमेडी क्रिएट करनी है, कैसी कैसी एब्सर्डिटी होगी, कैसी कैसी सिचुएशंस होंगी जिनको हम स्ट्रेच आउट करेंगे। तो वो काशिफ भाई की खुद अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत मजे की है। उनको भी अच्छा लगता है आते जाते जुगते शुगते लगाना। सो वो चूंकि ओवरऑल ना एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि उसको सब इंजॉय कर रहे थे। तो अगर एक सेट के ऊपर टीम इंजॉय कर रही है, एडिटर एडिट करते हुए इंजॉय कर रहा है, डीओपी, साउंड, प्रोडक्शन, एवरीबॉडी इज हैप्पी ऑन द सेट, तो आप वैसे ही कहते हो कि अच्छा ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जो है ना अच्छा ही निकलेगा। और इन दी एंड उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा, लोगों ने उसको देखा, पसंद किया। बाद में भी मुझे स्पेशली सोहेल साहब ने कॉल करके कहा, क्योंकि उनको जाहिर है कि जब रिस्पांस मिलता है, तो मेरे लिए तो यही बहुत ऑनर की बात है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियंस वी हैव एवर प्रोड्यूस, सोहेल अहमद, इज अप्रिशिएटिंग अस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दिल भाई, कुछ सोशल इश्यूज़ पे भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़ी अच्छी उस पर बात करते हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अभी एक पंजाब में एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है जिसको हम सीसीडी के नाम से जानते हैं। एक ख़बर आती है कि जनाब ये फ़लाँ के नेफे में पिस्तौल चल गई है, और वो फिर टीवी आता है और सोशल मीडिया पे देता है जी वो मैं साफ़ कर रहा था और बंदूक चल गई। तो आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी में जो ऐसा क्राइम है उसको इस तरीके से कंट्रोल किया जाना ठीक है? ये सोसाइटी बेहतरी की तरफ जा रही है या इससे और बिगाड़ पैदा होगा सोसाइटी में?
नहीं, मैं इसको कभी भी इस तरीके कार को तो मैं ना तो कोई सोल्यूशन समझता हूँ। मेरा ख्याल है कोई भी सेन आदमी इसको सोल्यूशन नहीं समझ सकता, पहली तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हम क्राइम को कंट्रोल करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वही वाली बात है कि अगर आपके शहर में लोग दिल के अमराज में ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं तो हाँ, ऑफ कोर्स आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, लेकिन आपको साथ साथ ये भी तहकीक करनी है कि दिल का मर्ज हो क्यों रहा है। अगर उसको वहाँ जाके मर्ज को रोक दिया जाए तो फार्मेसी का खर्चा, अस्पताल का खर्चा, डॉक्टरों की तैनाती का खर्चा, बहुत सारे खर्चों से बच सकते हैं। सिमिलरली क्राइम को कंट्रोल करना है लेकिन इन्वायरमेंट ठीक नहीं करनी। ठीक है, एक तरफ अगर आप इस तरह का नैरेटिव पढ़ाते भी रहे हैं कि जी फला बादशाह था, उसके दौर में ये सजाएं हुआ करती थी लेकिन फिर अमन बहुत था, फला जगह है वहां वो हमने सारी जिंदगी सुना कि जी वो सऊदीया में तो वो हाथ काट देते हैं और ऐसा कर देते हैं और वैसे कर देते हैं और सख्ती है, तो देखो फिर सऊदीया में अमन भी है, यूएई में अमन भी है। तो इकोनॉमिक फैक्टर सारे इग्नोर कर जाते हैं कि सऊदीया की इकोनॉमी भी तो बहुत अच्छी है और जो लोकल सऊदीज हैं उनको कितनी स्टेट ने मराद दी हुई है। उसके बाद अगर वो क्राइम करते हैं तो फिर कुछ और बात बनती है। हमारे यहाँ क्राइम जो हो रहा है उसकी जो पीछे रीजंस हैं उसके ऊपर हम कितना फोकस कर रहे हैं, उसको हम कितना बदलने के लिए तैयार हैं। तो जो सीसीडी है उसका वाहिद मसला ये है, एक तो पहली बात ये है कि इस चीज की कौन गारंटी उठाएगा कि ये हमेशा ठीक यूज होगी। इसका कोई गारंटर नहीं है। वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स। कभी इंडिविजुअल इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे जो मशहूर हो जाया करते थे, फिर कभी कुछ ऑपरेशंस हुआ करते थे और अब एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंट बन गया है। वक्ती तौर पे अच्छा है, वक्ती तौर पे आपको नजर आता है कि ओ फिर अमन हो गया, पॉलिटिकल गेन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन सोसाइटी के लिए दूररस कुछ नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है। आप चूँकि शोबिज़ से आपका ताल्लुक़ है तो हम एक इशू सुनते हैं लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। पूरी दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, लॉलीवुड है, बात की जाती है कि कास्टिंग काउच की एक टर्म यूज़ की जाती है। आपके ख़्याल से ये हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में कहीं पे फॉल करता है ये लफ्ज़? क्या आपके देखने में, सुनने में कोई ऐसी चीज़ आई या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस देखा, किसी आर्टिस्ट फीमेल कोलीग ने आपको बोला हो, बताया हो? अच्छा, मुझे कास्टिंग काउच की भी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं होती, ठीक है, लेकिन कास्टिंग काउच से ज़्यादा जो मैं जनरली सुनता रहता हूँ ना वो ये था जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले तंग कर रहे हैं, एचआर वाले तंग कर रहे हैं, बॉस तंग कर रहा है, ड्राइवर तंग कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि जहाँ भी कोई कमज़ोर है, इवन हम हॉस्पिटल में भी लोगों को नहीं बख्शते, कोई मजबूर आया हो जो जहाँ हमारे दाव के नीचे आ जाए। सो वो तो एक चीज़ है ही है कि सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन और सोसाइटी के अंदर हैरेसमेंट मौजूद है, बहुत ज़्यादा मौजूद है, और कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां मौजूद ना हो। इट्स एजुकेशन, इट्स हेल्थ, इट्स लॉ, किसी जगह पे आप जाके बात कर लें वहां पे आपको ये मसाइल मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्कशन में आ जाता है अक्सर औकात, और वो एक लेबल्ड है कि भाई अच्छा चूंकि यहाँ पे तो कोई भी आपको रातों रात स्टार बना सकता है और बस उसकी आपने एक इच्छा पूरी करनी है। सो आई थिंक ड्रामा इंडस्ट्री में आई डोंट नो इस तरह के केसेस अभी तक हमने कोई मेजरली सुने नहीं है। मतलब कंप्लेंट्स आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होंगी, होंगी, फिल्म इंडस्ट्री में भी होंगी, हर जगह होंगी क्योंकि बाकी सोसाइटी के इदारों में होते हैं, लेकिन एज सच कोई जितनी भी मौजूदा हैं या जो पहले थी, किसी ने कोई बहुत उस तरीके से कभी कोई कहा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ी खुल के बात की, एक ड्रामा जो ISPR के बैनर तले बना, अहदे वफा, आपने बताया कि 3 किरदार दोस्तों के, उनमें बहुत खामियां, फैमिलीज भी ऐसी, और एक फ़ौजी है, उसकी माँ भी शानदार, उसका बाप भी शानदार, उसकी बहन भी शानदार, इवन उसका कुत्ता भी शानदार। तो आपके क्या अभी भी मानते हैं कि ISPR को ये काम करने चाहिए, या ये उनका काम है, या उनका कोई काम और है उन्हें वो करना चाहिए? देखिए, ISPR का तो यही काम है। ISPR का काम है एक सर्टन नैरेटिव
क्रिएट करना और उस नैरेटिव से दो बुनियादी फायदे उठाना। पहला ये कि जो आपका इंटरनल क्राउड है वो आपकी सपोर्ट में रहे, और दूसरा होगा कि आप एक्सटर्नली जो प्रोपेगेंडा हो रहा है आप उसका मुकाबला करें। और अगेन आप अगर एक्सटर्नल नैरेटिव का मुकाबला करेंगे तो इंटरनल क्राउड भी आपके साथ रहेगा। सो ये ISPR का बिल्कुल काम है, उसको करना चाहिए। मुझे उसके काम करने पे मसला नहीं है, लेकिन वो वैसे ही करे जैसे वो बाकी सारे काम करता है। यानी जब वो घर बनाना शुरू करते हैं, सोसाइटियां बनाते हैं, तो वो सिविल से लोग ले आते हैं ना, ठीक है, जिनको ठेकेदारी आती है, जी जी जी, जिनको बाकी के सारे काम आते हैं, या जिन्होंने पाइप डालने होते हैं, जिन्होंने सड़क खुदवानी होती है। सो जो भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर आप उनसे काम करवाएंगे तो वो आपको एक अच्छा नैरेटिव बिल्ड करके देंगे जो एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा का भी मुकाबला करेगा, और आपकी इस वक्त जो इंटरनल क्राउड की जिस लेवल पे साइकी है उसको वो वहां जाके उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको जाके एड्रेस करेगा। आप 30 साल 40 साल 50 साल पुराने पैटर्न पे नहीं चल सकते कि हम तो हमेशा से ऐसे गाने बनाते थे, ऐसे ड्रामे बनाते थे, ऐसे शोज करते थे, अब भी वही होगा। अब दुनिया बदल चुकी है। सो आपको जदीद तरीके से उसका मुकाबला करने की जरूरत है। अभी भी एक ड्रामा चल रहा है कोई जहन्नुम टाइप के नाम से, आई डोंट नो, जिसमें बुशरा अंसारी एक इंडियन एजेंट तो नहीं है, वो वहां से बैठ के वो कर रही हैं, और योर ओन ऑडियंस डोंट बाय इट। मतलब अगर आप इस तरीके से बराह रास्त दिखाने की कोशिश करेंगे ना कि इतनी सीधी ऐसे ऐसे करके हो रही है, हमारी अपनी ऑडियंस उसको बाय नहीं कर रही, तो एक्सटर्नल प्रोपेगेंडे का कैसे मुकाबला होगा। सो उस जो ऐद वफा के ऊपर भी जो क्रिटिक थी वो यही थी कि आप स्टोरी का जो नैरेटिव का जो लेवल है वो अच्छा रखें ना। मसला नहीं है कि वो 3 कैरेक्टर बुरे क्यों थे, वो बुरे हो सकते हैं क्योंकि सोसाइटी में बाकी सारे हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन व्हेन यू पुट दैट इन कंपैरिजन तो वो गलत था। और अभी भी जो मुझे लग रहा है ना कि जब आप हमने अभी तक आर्म्ड फोर्सेस की ह्यूमन साइड की स्टोरीज नहीं देखी हैं। क्या एक फौजी के इमोशंस नहीं होते? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लड़ने के लिए बना है और उसको ना तो लड़ने से डर लगता है, ना शहादत से वो पीछे हटता है। ये बातें अंडरस्टूड हो चुकी हैं। सो अब अगेन एंड अगेन आप जो बार बार ये दिखाते रहते हैं ना कि एक फौजी है बस वो हर वक्त मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार है, बिल्कुल दिखाएं, लेकिन आप ये भी तो दिखाएं कि उसकी लाइफ है कैसी, उसके पीछे फैमिली की लाइफ कैसी, कितने और लोग हैं जो सब देखें। एक किसी का शौहर अगर बाहर है ड्यूटी पे, किसी का बाप बाहर है, उसके इंपॉर्टेंट डेज हैं, उसकी कोई शादी है, उसकी कोई सालगिरह है, या उसको कोई इमोशनल जरूरत है, उसको उसका बाप इस वक्त मैसर नहीं है, उसको भाई मैसर नहीं, शौहर मैसर नहीं है, ये सब भी तो कुर्बानी दे रहे हैं ना। तो जब आप ह्यूमन साइड की कहानी सुनाते हैं जो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, तो वो ज्यादा अच्छी जो है ना वो इमेज बिल्डिंग होगी, रादर देन गोइंग ऑन द सेम बुकिश पैटर्न कि हमें सबसे अच्छा दिखा दो ताकि लोग मान जाएं। मुझे लगता है कि वो बदलने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है आदिल भाई। एक बड़ा अहम मसला जो है वो हमें आजकल वो कहते हैं ना उनका सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी एक कह लें कि परेशानी का शिकार है। घर में जो फैमिली है वो कुछ तरीके से उसकी तरबियत कर रही है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है कुछ और उसको बता रहा है, फिर वो मस्जिद में जाता है या किसी मौलवी साहब के पास जाता है, वो कुछ और बता रहे हैं। तो ये हम अपनी नौजवान नस्ल के दिमाग के साथ खेल रहे हैं आपके ख्याल से, या हमारी जो नौजवान नस्ल इस वक्त बड़ी हो रही है उसके साथ हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक चीज़ें हमारे कंट्रोल में है नहीं। हमारी जो इस वक्त नौजवान नस्ल है वो आई डोंट से ओवरली एक्सपोज्ड हो चुकी है टू सो मेनी थिंग्स। मतलब क्या आपको इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें नहीं पता। क्या एक किस एज में इंफॉर्मेशन कितनी चाहिए, हमें वो भी नहीं पता। स्क्रीन टाइम किसका कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, हमें ये भी नहीं पता। फिर अर्बन एनवायरनमेंट पिछले कोई 20-30 सालों में बहुत चेंज हुई है। टेररिज्म के बाद जो हमने सोसाइटी देखी है उसमें वैसे ही मोहल्ला कल्चर, क्रिकेट मैदान, ये सब नहीं रहे। अब ये रूरल में तो आपको फिर भी चीज़ें मिल जाती हैं, बल्कि इनफैक्ट रूरल में भी अब टेक्नोलॉजी इतनी जा चुकी है कि उसने समहाउ लोगों को अकेले किया है। एक तो ये है कि ये जो फोन है ना आपका सर, ये आपको सब कुछ सिखा देता है। ठीक है, आप पढ़ भी इस पे सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट भी इससे ले सकते हैं, आप न्यूज़ भी इससे ले सकते हैं, तो सब कुछ आपके पास है। सो कहीं ना कहीं उससे ना एक डिस्कनेक्ट आ रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक।
जो नए लोग हैं वो उनका स्टांस ये होगा कि यार हमें अननेसेसरी लोगों से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अननेसेसरी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ओल्ड स्कूल पे जा रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए या तो हमें पहले प्रिपेयर होना चाहिए था कि हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इंटरनेट की स्पीड से जा रहा है, टेक्नोलॉजी की स्पीड से आगे जा रही है। हम अनफॉर्चुनेटली अभी भी कैलकुलेट करने को तैयार नहीं है। हमें अभी भी लगता है कि जैसे ये फ़ोन शॉन, ये इंटरनेट, ये एआई, ये चंद दिनों की बात है, हम शायद अपने बच्चों को इससे प्रिवेंट कर लेंगे। ये नहीं होगा। आगे ही गई है दुनिया हमेशा, सो ये आगे ही जाएगी। आपको अभी कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस वक्त हमारी जनरेशन अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं करती, नए नैरेटिव के साथ अडेप्ट नहीं करती, एंड प्लस जो लोगों के जहनों में अब क्वेश्चंस हैं जो हमारे जहनों में या तो आते नहीं थे या हमें इजाजत नहीं थी या दबा दिया जाता था, अब वो ओपन हो चुकी हैं ये सारी चीजें। अब आप लोगों को महज ये कह के कि बस ठीक है हर चीज में मत सोचा करो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब ये नहीं कह सकते। वो जाएगा, वो आराम से इंटरनेट पे थोड़ी सी रिसर्च करेगा, उसको उस चीज का आंसर मिल जाएगा। सो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनसे पहले की जनरेशन है कि वो अपने आप को वक्त के साथ एडजस्ट करे। अदरवाइज जो नई जनरेशन है वो आपसे बात करना छोड़ देगी, वो आपको अपने दिल की बात बताना छोड़ देगी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो आपको बेवकूफ और आउटडेटेड समझना शुरू कर देगी। आपके आर्ग्यूमेंट की, आपके एक्सपीरियंस की कोई अहमियत नहीं रहेगी। सो जैसे हमने ना, हमारा हमेशा मसला हो जाता है, अच्छा यार विमेन राइट्स की बात हो रही है तो ये वेस्टर्न एजेंडा है, फलानी चीज, और अजीब डब्बों में बंद कर देते हैं। आप देखें जिस तरीके से आपकी नानी को जितने टोटके आते थे ना, उतने आपकी माँ को नहीं आते, और जितनी आपकी माँ को आते हैं उतने आपकी बीवी को नहीं आते, और आप सोच लेंगे आपकी बेटी को कितने आएंगे। बिल्कुल ठीक। तो वो जो टोटके थे वो भी एक नॉलेज था। जितने मुहावरे आपकी दादी को आते थे उतने आपकी फूफियों को नहीं आते, जितने आपकी फूफियों को आते थे उतनी आपकी बहनों को नहीं आते। सो एक बड़ा फर्क आ गया है। तो ये टेंजिबल और इनटेंजिबल जो नॉलेज पीढ़ियों से जाता है, ये हमने ही नई नस्ल को ट्रांसफर करना। अगर अभी मैं चाहता हूं कि नए बच्चे ऑर्गेनिक फूड की तरफ आए, ठीक है, दलिया खाएं, ये चीज खाएं, वो चीज खाएं, अगर मैं चाहता हूं तो मुझे उसको थोड़ा सा आज के दौर की पैकेजिंग करनी होगी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसको हीर समझाऊं तो मैं उसको ओल्ड डिपिक्शन तक लेके जाऊं, उस क्लासिकल हीर भी मैं उसको समझाऊं, लेकिन पहले मैं उसको आज के दौर की इंटरप्रिटेशन तो दिखाऊं ना, पहले उसको अट्रैक्ट तो करूं। ये बिल्कुल वैसे है कि जब 90s में नुसरत साहब हिट हुए थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने नुसरत साहब पे ये क्रिटिसिज्म किया था कि नुसरत साहब ने कवाली को बर्बाद कर दिया। नुसरत साहब कवाली की रिस्पेक्ट ही नहीं की, ये इसमें ये फजूल इंस्ट्रूमेंट ले आए हैं, वेस्टर्न वो कर रहे हैं, मिलाप कर रहे हैं। हालांकि नुसरत साहब वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन जिसको मैं कहूंगा कि जिसने इतना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट फ्यूजन का करके दिखाया कि लेटर ऑन जो पाकिस्तानी पॉप और रॉक है उसने भी फिर तबले को ऐड किया है, सितार को ऐड किया है। तो नुसरत साहब 30 साल बाद, 40 साल बाद आज भी लोगों के लिए रेलेवेंट है। आज भी लोग नुसरत साहब के कवर गा के हिट हो रहे हैं, स्टार्स बन रहे हैं। सो क्यों? क्योंकि नुसरत साहब अपने टाइम पे अपने टाइम के साथ भी चल रहे थे और आगे चल रहे थे। सो यही सारा एटीट्यूड हमें बाकी फील्ड्स में भी लाना होगा। अगर हम मेडिकल साइंस में नहीं लाएंगे, लॉ में नहीं लाएंगे, आर्किटेक्चर में नहीं लाएंगे, फार्मिंग में नहीं लाएंगे, हम किसी भी चीज में अगर वक्त के साथ नहीं चल रहे और आगे का नहीं सोच रहे तो हम डूबेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आदिल भाई इसमें हम क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, जो टीवी पे आ रहे हैं? मैं बहुत बड़ी शख्सियात की जैसे आजकल बात करता हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद हैं, तारिक जमील साहब हैं, और ऐसी कई शख्सियात हैं। क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो एक्चुअली में वो जो इस्लाम का फेस है वो बताएं, और क्या ये बता रहे हैं वही चीज़ जो हमें हमारा एक्चुअली में इस्लाम है? देखिए, अपनी तरफ से तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब हम सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद साहब या मौलाना तारिक जमील साहब या आप इंजीनियर मिर्ज़ा या आप नासिर मदनी या आप एक लाइन, बहुत सारे उलमाए कराम जो हैं वो इस वक्त कॉन्टेंट बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड, कोई इंस्पायरिंग डिस्कशन नहीं हो रही। वो जो मनाज़िर किताबों में हुआ करते थे, चौराहों पे हुआ करते थे, मस्जिदों के अंदर हुआ करते थे, बंद कमरों में जो बहसें होती थी, वही बहसें हैं जो अब सोशल मीडिया पे हो रही हैं। उसने पोलराइजेशन क्रिएट की है, उसने लोगों को एक दूसरे से दूर किया है, और उसने एक अजीब सी ना एक रिजिडिटी भी बना दी है लोगों के अंदर
कि अब लोग किसी की बात सुनने को और एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वाले को बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं कि यार एक ही हिस्टोरिकल इंसिडेंट होगा, उस पर आपकी राय कुछ और हो सकती है, मेरी राय कुछ और हो सकती है, आपने भी किताबें पढ़ी हैं, मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, आपने अलग हिस्टोरियंस की पढ़ी, मैंने अलग हिस्टोरियंस की पढ़ी, आप एक अलग स्केल पे जज करते हो, मैं एक अलग स्केल पे जज करता हूँ। आप और मैं कोई कॉमन ग्राउंड भी तो ढूंढ सकते हैं, या मैंने आपको खत्म करना है और आपने मुझे खत्म करना है। सो जिनको आप रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं ना, वो उसमें इट्स नॉट जस्ट मौलानाज, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। मुझे लगता है जो हमारे और भी स्कॉलर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, इंटेलेक्ट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ड्यूटी तो सर सबकी है। पर मसला ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे आके कोई भी समाज सेवा करने की कोशिश करते हैं और आपको पता चलता है कि इसके व्यूज में बहुत पैसे हैं, तो फिर आप व्यूज के लिए कंटेंट बनाने लग जाते हैं, समाज सेवा कहीं पीछे रह जाती है, शायरी कहीं पीछे रह जाती है। इस वजह से हमें वो प्रॉब्लम मिल रही है कि वो जब आप ज्यादा ऑडियंस को कैटर करने के लिए और अपनी गुडविल और गुड कमेंट्स और व्यूज और शेयर और सेंसेशन, इस चीज के लिए अगर आप बात करते रहेंगे ना, तो फिर वही बातें घूम फिर के होती रहेंगी, कोई नई बात आ ही नहीं रही। बिल्कुल ठीक है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप मुत्तफिक हैं इस नाम से? मैं ना भी हूं तो मेरे तो पासपोर्ट पे लिखा ही हुआ है। हाँ। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम देखें ना तो इस्लामी भी है और जमहूरी भी है, लेकिन जो इस्लाम के बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं कि आपको सच्चाई मिलेगी, आपको ऑनेस्टी मिलेगी, ये दो चीज़ें तो हमारे प्रॉफिट की पहचान है ना। जी जी। सच्चाई और ऑनेस्टी। वो आप तिजारत करके देख लें, मतलब हुकूमत को क्या कहना, आप तिजारत करके देख लें, किसी से सौदा करके देख लें, मजदूर को काम पे लगा के देख लें, मैकेनिक को गाड़ी दे के देख लें, तो आपको ऑनेस्टी भी नज़र आ जाएगी, आपको सच्चाई भी नज़र आ जाएगी, आपको इखलाक भी नज़र आ जाएगा, बर्दाश्त भी नज़र आ जाएगी। तो हाँ, लिखने में तो है। अच्छा, फिर जो जमहूरियत है, जिसका अगेन बहुत सारी और डेफिनेशंस है अदर देन वोट कास्टिंग, तो जमहूरियत में भी यही एक दूसरी बात है ना कि आप एक अलग एंटिटी हैं और आपकी एक राय हो सकती है और मैं उसी राय के साथ आपको रहने दूं। वो बर्दाश्त का रवैया तो ना हमें पार्लियामान में नजर आता है, एक सियासी जमात के अंदर नहीं नजर आएगा। हमारी सियासी जमातें भी विरासत पे चल रही हैं, हमारे बाकी शोबे भी, डॉक्टरी भी, फिल्म इंडस्ट्री भी, टीवी भी, अभी तक तो हम उन चीजों से बाहर नहीं आ सके। तो हम कहेंगे यहाँ पे बहुत डेमोक्रेसी होगी, ग्रास रूट लेवल पे होगी, घर पे होगी, लेकिन नाम लिखा हुआ है तो चलें, कभी ना कभी इस नाम की लाज रखते हुए शायद कुछ ये प्रिंसिपल्स, ये वैल्यूज हमें देखने को मिल जाए। अभी बातें चल रही हैं कि आईनी तरमीम नहीं आ रही है, 28वीं आईनी तरमीम, और उसमें जो एक बेसिक उसका पॉइंट है अमेंडमेंट का, कि वो ये कह रहे हैं जी कि 25 साल की उम्र तक आप वोट कास्ट कर सकेंगे, 18 साल की उम्र का अब लड़का वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। और एक फिगर के मुताबिक तकरीबन 2 से 3 करोड़ लोग जो है वो वोट की ताकत से महरूम हो जाएंगे। आपके ख्याल से ये ठीक फेल है या वाकई 25 साल की उम्र के इंसान को वोट कास्ट करना चाहिए? जो मतलब 25 साल में कौन सा इंटेलेक्ट मिल जाएगा मुझे, ये क्या फ़र्क मिल जाएगा मुझे नहीं पता। 18 से 25 में कितना को कोई ग्रूम हो जाएगा मुझे ये भी नहीं पता। हाँ, 18 इज टू यंग आई वुड से। मैं तो कहूँगा कि आप एक काम करें ना, आर्मी में शमूलियत की एज भी 25 कर दें। 18 का बच्चा क्यों उठा लेते हैं, छोटा सा ज़हन होता है उसका, उसको फौज में भी नहीं जाना चाहिए, उसको बैचलर्स भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ना 20-21 में आके CSS करके 22-23 में तो वो CSS एक असिस्टेंट कमिश्नर भी बन जाता है। तो एज लिमिट अगर सिर्फ वोटर की ही क्यों आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ से भी आगे लेके जाएं। CSS के करिकुलम पे भी थोड़ी तवज्जो दे दें, बदल दें। कब तक अंग्रेजी सिखा के और अंग्रेजी की बुनियाद पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आप सिलेक्ट करते रहेंगे? फौज का सिलेक्शन का मेयार भी बदला जा सकता है वक्त के साथ साथ, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। तो सारी जो चेंजेस हैं वो पता नहीं अवाम में क्यों करनी है। और जो हमारे इदारे हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस है। सो 2-3 करोड़ वोटर आप निकाल देंगे तो अच्छा करेंगे, क्योंकि पहले ही आप 50% वोट
जिस दिन बहुत अच्छा वोट डल जाए उस दिन 50% वोट डलता जी है। जी। आधी सोसाइटी आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। हम्म। बजाय इसके कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करें, उसमें और ज्यादा उसको इंक्लूसिव कर सकें, उसमें बर्दाश्त पैदा कर सकें, उसको नफरत, लिसानियत, और चलें लिसानियत रख लें, लेकिन नफरत, तासुब, फिरकावारियत, इस नैरेटिव से हटा के कोई अवामी इश्यूज की पॉलिटिक्स को आप प्रमोट करें, ठीक है, वो करने के बजाय आपको ये कभी वोटिंग का पैटर्न, कभी मशीन, कभी ये, मुझे लगता है कि हर अगले सेटअप की तैयारी ही होती है। और जितनी भी आईनी तरमीम में है ना सर, आईनी तरमीम कोई भी जो है ना वो पार्लिमान का काम है करना। ना 26वीं तरमीम पार्लिमान से मैंने होते हुए देखी है, ना 27वीं, ये बैठकों में हुई है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं तो यही देख रहा था, आज वो उसके घर चले गए हैं मौलाना साहब, आज बिलावल साहब इधर पहुंच गए हैं, फिर गाड़ी से उतर दे, मुबारकबाद दे दी, तरमीम हो गई। ये कौन सी तरमीम है? आपको तरमीम करवानी है, आप पार्लियामान में बहस कराएं। एक दफा वो ड्राफ्ट ओपनली पब्लिकली उसको छोड़ दें ना, आजाद कर दें, मीडिया में आ जाए सबके पास, आपके जो मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां डिबेट करवाएं। एक मेरी जो ओपिनियन है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने 5 साल बाद जाके आपको वोट डालना है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम पूरे जो मैंने वोट डाला है, पूरे 5 साल आपकी एक एक चीज के ऊपर मेरी ओपिनियन का हक है। और अगर आपने बहुत बड़े फैसले लेने हैं तो व्हाई नॉट रेफरेंडम? जब किसी को आपने सदर बनाना होता है तो आप रेफरेंडम करवा लेते हैं, तो आपने सूबे करने हैं, तो कभी ये करना है, तो कभी वो करना है, अब कराएं रेफरेंडम की तरफ, आवाम से डायरेक्ट राय क्यों नहीं लेते? बिल्कुल ठीक है आदिल भाई। जाते जाते आपकी पसंदीदा कोई नज़म सुना दें, हमें कुछ अशार सुना दें, अपने सुना दें, या जिसके भी आपको बड़े पसंद है वो सुना दें। अच्छा, मुझे एकदम से भूल जाते हैं। चले, मैं अपनी एक मुख्तसर सी नज़म है, जी जी, वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब शायरी के उसके ऊपर नहीं आती, मैं लोगों को सुनाता भी इसलिए कम हूँ। तो एक मुख्तसर सी है कि हम भी एक सौदागर हैं, बाज़ार इश्क में जो दिल की दुकान पर ख्वाबों का सौदा करते हैं। वाह। हम भी एक सौदागर हैं, बाज़ार इश्क में जो दिल की दुकान पर ख्वाबों का सौदा करते हैं। उम्र की मुशक्क़त में कोई ऐसा ना मिल सका जो वफ़ा का गाहक हो। वाह। चाहे नक़द ना सही उधार पे ही ले जाए, एक ख्वाब के एवज़ एक ख्वाब ही दे जाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कुछ शख्सियात के आपसे मैं नाम शेयर करूंगा, पहला लफ्ज़ कोई उनके बारे में आता हो तो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले काशिफ निसार। जीनियस। अवैस अहमद। Avaz Ahmed is like out of the world. Like it's like different आदमी। सैयद मुजम्मिल शाह। Brilliant। फैसल वड़ाइच। Amazing। मरियम नवाज। Too much। आसफ अली जरदारी। सियाना। बिलावल भुट्टो। Amateur। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ मैनेजर। गुड मैनेजर। अदील अफजल। अदील अफजल मुसाफिर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।